हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है व्हीटस्टोन सेतु। अच्छा, पिछले चैप्टर्स में हमने कार्बन प्रतिरोध का अध्ययन किया था और हमने क्या देखा था कि इस कार्बन प्रतिरोध पर अलग अलग रंग की पट्टियां होती है और इन पट्टियों के आधार पर हम इस कार्बन प्रतिरोध के प्रतिरोध का निर्धारण करते हैं। अच्छा, अब यदि मेरे पास कोई तार आबद्ध प्रतिरोध हो, जैसे नाइक्रोम है, कांस्टेंट है, यूरेका है, ओके, और इनका हमको तार दिया जाए और हमसे इनके तार के प्रतिरोध के बारे में पूछा जाए, तो हम क्या कर सकते हैं? इस सूत्र का उपयोग करके। सूत्र हमारे पास क्या है? R बराबर रो एल बटावा ए। इस सूत्र का उपयोग करके हम इस तार आबद्ध प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमें तार की लंबाई चाहिए, इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल चाहिए और इसकी प्रतिरोधकता। यदि हमें इन तीनों चीजों का मान ज्ञात हो, इन तीनों राशियों का मान हमें ज्ञात हो, तो हम इसका प्रतिरोध ज्ञात कर पाएंगे। अच्छा, हमारे दिमाग में और प्रश्न उठता है, क्या और कोई विधि भी है जिसके द्वारा हम इन प्रतिरोधों का मान ज्ञात कर सकते हैं? तो इसके लिए सर्वप्रथम व्हीटस्टोन ने एक विद्युत परिपथ का निर्माण किया था और उस विद्युत परिपथ का उपयोग उन्होंने अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने में किया। इस विद्युत परिपथ को, जिसका उपयोग हम अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने में करते हैं, इसे हम व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। ओके, अच्छा, अब हम क्या करेंगे? व्हीटस्टोन सेतु की रचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो व्हीटस्टोन सेतु के लिए व्हीटस्टोन ने क्या किया कि 4 प्रतिरोध लिए और चारों प्रतिरोधों को एक चतुर्भुज की फॉर्म में जोड़ दिया और इन चारों प्रतिरोधों के शीर्ष, जैसे यहां पर हमारे पास ए बी सी डी है। अच्छा, आमने सामने वाले जो शीर्ष है, जैसे मेरे पास बिंदु डी और बिंदु बी है, इनके बीच में उन्होंने एक धारामापी और एक कुंजी जोड़ दी और दूसरे जो आमने सामने वाले शीर्ष है ए और सी, इसके बीच में उन्होंने एक बैटरी और एक और कुंजी जोड़ दी। तो इस प्रकार का जो परिपथ का निर्माण हुआ है, इस परिपथ को हम क्या कहते हैं? व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। और इसका उपयोग हम किस में करेंगे? अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने में करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास यहां पर 4 प्रतिरोध है, एक P है, Q है और R और S है। तो इसमें से अज्ञात प्रतिरोध कौन सा है? तो एक्चुअली हमारे पास जो S प्रतिरोध है, इस S प्रतिरोध को हम अज्ञात प्रतिरोध के रूप में लेते हैं। तो ये जो भुजा है मेरे पास BC, जिसमें प्रतिरोध S जुड़ा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? अज्ञात भुजा। क्या कहते हैं हम? अज्ञात भुजा कहते हैं। तो इसका मतलब जो प्रतिरोध P, Q और R है वो हमको ज्ञात है। यस, बिल्कुल, जो P है, Q है और R है वो हमको ज्ञात होता है। लेकिन इसमें भी हमारे पास जो प्रतिरोध R है, ये हमारे पास जो भुजा AB में लगा हुआ है, इस प्रतिरोध R जिस भुजा में लगा हुआ है उसको हम बोलते हैं ज्ञात भुजा। क्या कहते हैं हम? ज्ञात भुजा कहेंगे। ठीक है, तो फिर ये प्रतिरोध P और Q का एक्चुअली हम क्या करते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस बॉक्स जो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक प्रयोग है, उसमें हम क्या करते हैं कि जो प्रतिरोध P व Q है उसका एक अनुपात सेट करते हैं। जैसे 100:1 है, पहले 1000:1, फिर 100:1, 10:1, इस तरह से हम क्या करते हैं, उसका अनुपात सेट करते हैं और बाद में प्रतिरोध R निकालते हैं और फिर S का मान ज्ञात करते हैं। तो एक्चुअली जो भुजा P और भुजा Q है, उसके अंदर हम अनुपात सेट करते हैं। किसमें? पोस्ट ऑफिस बॉक्स वाले प्रयोग में। तो ये जो भुजा P है और भुजा Q है, वो हमारे पास क्या कहलाती है? आनुपातिक भुजा। क्या कहलाती है? आनुपातिक भुजा कहलाती है। अच्छा, जो विकर्ण हम देख रहे हैं बिंदु D और बिंदु B के बीच,
यहां पर हमने क्या जोड़ा है, गैल्वेनोमीटर जोड़ा है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, धारामापी भुजा। जो भुजा डीसी है, डीबी सॉरी, जिसमें हमने एक धारामापी जोड़ा है, ये क्या कहलाएगी, धारा मापी भुजा कहलाएगी। और सॉरी भुजा, और भुजा एसी ये हमारे पास सेल भुजा है, क्योंकि यहां पर हमने क्या जोड़ा है, सेल जोड़ा है। क्या जोड़ा है, सेल। तो ये हमारे पास एक सेल भुजा कहलाएगी। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि जो व्हीटस्टोन सेतु है उसके अंदर 4 प्रतिरोध, जिसमें से 3 तो ज्ञात है और एक अज्ञात प्रतिरोध है, उनको हम चतुर्भुज के फॉर्म में जोड़ लेते हैं, और उनके जो आमने सामने वाले शीर्ष बिंदु है चतुर्भुज के, जैसे डीबी के बीच में एक गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं और एसी के बीच में एक सेल और कुंजिक जोड़ देते हैं। ओके, तो यहां पर इस प्रकार हमारे पास क्या है, व्हीटस्टोन सेतु की रचना का निर्माण होता है। अच्छा, अब हम क्या चाहेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत और उसके संतुलन की स्थिति के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास ये एक व्हीटस्टोन सेतु है और यहाँ पर हमने एक सेल लगाया है, इसका ये धनात्मक सिरा प्लस और ये ऋणात्मक सिरा माइनस है, और मान लेते हैं कि इससे हमारे पास आई धारा प्रवाहित होती है, जो बिंदु ए पर आकर 2 भागों में विभक्त हो जाती है। मान लेते हैं हमारे पास की जो प्रतिरोध P है उससे I1 धारा प्रवाहित हो रही है और प्रतिरोध R से I2 धारा प्रवाहित होती है। पुनः हम क्या देखते हैं कि जो I1 धारा है वो बिंदु D पर 2 भागों में विभाजित हो जाती है। ओके, और इसी प्रकार जो धारा I2 थी वो भी बिंदु B पर पुनः 2 भागों में विभाजित हो जाती है। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि जो भुजा DB है जिसमें धारामापी जुड़ा हुआ है, उसमें बिंदु D से भी धारा आ रही है और बिंदु B से भी धारा आ रही है। तो अब धारामापी में विक्षेप किधर होगा, वो डिपेंड करेगा कि बिंदु D पर और बिंदु B पर, या तो बिंदु D पर विभव का मान ज्यादा होगा या बिंदु B पर विभव का मान ज्यादा होगा। ओके, तो यदि बिंदु D पर विभव का मान ज्यादा है तो धारा D से B की ओर बहेगी, और बिंदु B पर विभव का मान ज्यादा है तो धारा B से D की ओर बहेगी। तो हम भिन्न भिन्न स्थितियों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास माना बिंदु D पर विभव का मान कितना है, Vd, और बिंदु B पर विभव का मान कितना है, Vd। अब हम अलग अलग कंडीशंस ले लेते हैं। पहली कंडीशन हमारे पास, मान लेते हैं कि बिंदु D पर जो विभव का मान है वो बिंदु B की अपेक्षा अधिक है। मतलब यहां पर बिंदु D है, यहां पर विभव का मान ज्यादा है और B पर विभव का मान कम है। तो धारा किधर से किधर बहेगी, तो हम ये जानते हैं कि धारा हमेशा उच्च विभव से, जैसे धनात्मक सिरा है सेल का, ये ऋणात्मक सिरा है, और यदि हम यहाँ पर एक प्रतिरोध जोड़ दें तो हम क्या देखेंगे कि जो धारा की दिशा है वो धनात्मक से ऋणात्मक, कहने का मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो यदि हमने यहाँ पर माना है कि बिंदु D पर विभव का मान ज्यादा है किसकी अपेक्षा, बिंदु B की अपेक्षा, तो धारामापी में धारा की दिशा किधर होगी, धारा की दिशा बिंदु D से B की ओर। ओके, अच्छा एक दूसरी कंडीशन ले लेते हैं जिसमें हम मान लेते हैं कि बिंदु D पर विभव का मान बिंदु B की अपेक्षा कम है। मतलब यहां पर विभव ज्यादा है और यहां पर विभव कम है, तो धारा किधर से किधर बहेगी, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। तो धारा की दिशा किधर से किधर होगी हमारे पास, धारा की दिशा बिंदु B से बिंदु D की ओर होगी। तो इस स्थिति में जो धारामापी में विक्षेप है वो
विपरीत आएगा। ठीक है। अच्छा, एक तीसरी कंडीशन और हो सकती है कि जिसमें बिंदु D पर विभव का मान बिंदु B पर विभव के बराबर हो, मतलब VD बराबर VB हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, शाखा DB में धारा प्रवाहित नहीं होगी, और ऐसी स्थिति में धारामापी में विक्षेप क्या आएगा, धारामापी में विक्षेप 0 होगा। अच्छा, ये वाली जो स्थिति है वो क्या कहलाएगी, संतुलन की। इसको हम बोलेंगे सेतु संतुलन की स्थिति। कब, जब धारामापी में विक्षेप 0 आएगा। ये प्राप्त कैसे करेंगे, एक्चुअली हमारे पास PQR है, तो हम PQR के भिन्न भिन्न मान लेंगे। ऐसे नहीं है कि कुछ आ जाएगा, PQR के भिन्न भिन्न मान सेट करने पड़ेंगे हमको, और हम इस तरह से इनके मान सेट करेंगे कि धारामापी में विक्षेप 0 आ जाए। ये हमारे पास सेतु संतुलन की अवस्था कहलाएगी। अच्छा, सेतु संतुलन की अवस्था में कंडीशन क्या होगी वो हम अब चर्चा कर लेते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं वहीं से कि बिंदु B पर विभव का मान बिंदु D पर विभव से बराबर है। अच्छा, और मान लेते हैं माना कि बिंदु A पर विभव VA कितना है, VA है, जो हमने सर्किट देखा है। तो यहां पर इस वाले बिंदु A पर विभव का मान हम मान लेते हैं VA। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस वाली समीकरण को वापस देखें। ये सॉरी बिंदु D था, VD था, और यहाँ पर ये VB है। ओके, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों तरफ माइनस लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, मैथमेटिक्स से हम लगा सकते हैं। अच्छा, अब दोनों तरफ हम VA और VA को घटा भी सकते हैं, बिल्कुल घटा सकते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा, VA माइनस VD बराबर VA माइनस VB। अच्छा, VA माइनस VD क्या हो जाएगा, बिंदु A और बिंदु D के बीच विभवांतर, और VA माइनस VB क्या हो जाएगा, बिंदु A और बिंदु B के मध्य विभवांतर। तो A और B के बीच विभवांतर कितना होगा, V इक्वल टू कितना होता है, ओम के नियम से IR। तो धारा कितनी है यहाँ पर I1, और प्रतिरोध कितना है P। तो समीकरण हमारे पास क्या हो जाएगी, I1 P। ओके, और VA माइनस VB क्या हो जाएगा, धारा कितनी है I2, प्रतिरोध है R। तो ये कितना हो जाएगा, I2 इंटू कैपिटल R। इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1। अच्छा, पुनः हम इस सर्किट को देखते हैं। हम क्या मान रहे हैं कि परिपथ संतुलन में है, जो व्हीटस्टोन सेतु है वो संतुलन में है। तो यहाँ पर जो धारा का मान है वो कितना होगा, 0 होगा। इस वाली शाखा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसका मतलब बिंदु A से चलने वाली धारा बिंदु D पर आएगी, लेकिन ये विभाजित नहीं हो रही है। तो Q से बहने वाली धारा का मान भी कितना होगा, I1 ही होगा। इसी तरह से बिंदु A से बिंदु B तक चलने वाली धारा का मान I2 है, लेकिन ये भी हमारे पास विभाजित नहीं हो रही। क्यों, क्योंकि इस वाले भाग में धारा का मान 0 है। तो S से प्रवाहित होने वाली धारा का मान भी I2 ही होगा। तो पुनः हम क्या करते हैं, इस वाले समीकरण का उपयोग करते हैं कि VD बराबर VB। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि बिंदु C पर विभव का मान कितना है, VC है। बिंदु C पर विभव का मान VC है। तो इस वाली स्थिति में क्या होगा, हम क्या करते हैं, दोनों तरफ VC को घटा देते हैं, VC को हम घटा देते हैं। तो अब हम देखेंगे VD माइनस VC क्या हो जाएगा, Q के सिरों पर विभवांतर, और VB माइनस VC क्या हो जाएगा, S के सिरों पर विभवांतर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, विभवांतर का मान I1Q, यहां पर क्या हो जाएगा I1Q, और VB माइनस VC क्या हो जाएगा, V इक्वल टू IR। तो धारा है मेरे पास I2, प्रतिरोध है S,
तो क्या हो जाएगा I2S। इसको देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 का भाग लगा देते हैं। तो क्या होगा, I1P बटावा I1Q बराबर I2R बटावा I2S। तो हम क्या देख रहे हैं, I1 से I1 कट गया, I2 से I2 कट गया, तो इक्वेशन क्या आ गई, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। ये हमारे पास क्या कहलाएगी, सेतु संतुलन की स्थिति, सेतु संतुलन की शर्त कहलाएगी। कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास कोई व्हीट स्टोन सेतु है, ठीक है, उसमें यदि प्रतिरोध P और प्रतिरोध Q का अनुपात प्रतिरोध R और प्रतिरोध S के अनुपात के बराबर हो, तो इस स्थिति में सेतु संतुलन की अवस्था में कहलाता है। और धारामापी में विक्षेप कितना होगा, शून्य होगा, धारामापी का विक्षेप शून्य होगा। अच्छा, एक चीज और है मेरे पास कि जब परिपथ संतुलन की अवस्था में है, तो इस स्थिति में हम ये धारामापी और जो सेल है उसको आपस में स्थानांतरित कर सकते हैं। यदि मैं कहने का मतलब मैं यहां पर सेल लगा दूं और यहां पर मैं गैल्वेनोमीटर, मतलब इसकी जगह मैं यहां पर सेल लगा देता हूं और इसकी जगह मैं यहां पर गैल्वेनोमीटर लगा देता हूं, तो सेतु संतुलन की अवस्था में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेतु संतुलन की अवस्था में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और हमको ध्यान में रखनी है कि सेतु संतुलन की सुग्राह्यता जो व्हीट स्टोन सेतु है उसकी सुग्राह्यता सर्वाधिक कब होगी, जब प्रतिरोध P, Q, R और S एक ही कोटि के होंगे। तो दो बातें हो गई हमारे पास कि संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर व सेल को परस्पर स्थानांतरित करने पर संतुलन की अवस्था अप्रभावित रहती है। यदि हमने एक बार संतुलन की अवस्था प्राप्त कर ली और सेल को और गैल्वेनोमीटर को परस्पर परिवर्तित कर रहे हैं, तो संतुलन की अवस्था पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और एक बात और हमारे पास कि यदि प्रतिरोध P, Q, R और S समान कोटि के हो तो सेतु की सुग्राह्यता सर्वाधिक अधिक होती है। ठीक है ना, सेतु हमारे पास ज्यादा सुग्राही होगा। क्लियर है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, किरचॉफ के नियम के द्वारा व्हीट स्टोन सेतु की स्थिति या शर्त हम ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम क्या मान लेते हैं, पुनः हमने एक व्हीट स्टोन सेतु का सर्किट बनाया है और यहां पर एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E है। मान लेते हैं यहां से हमारे पास I धारा प्रवाहित होती है जो दो भाग बिंदु A पर दो भागों में विभाजित हो जाती है। इससे बहने वाली धारा का मान हम I1 मान लेते हैं और R से बहने वाली धारा का मान I2 मान लेते हैं। मान लेते हैं कि जो I1 धारा है वो बिंदु D पर आकर पुनः दो भागों में विभाजित हो जाती है। अच्छा, धारा मापी से बहने वाली धारा को हम मान लेते हैं IG और प्रतिरोध Q से बहने वाली धारा कितनी हो जाएगी, I1 माइनस IG। ओके, और इसी तरह से हम क्या देख रहे हैं, बिंदु B पर IG धारा मिल रही है और I2 धारा भी मिल रही है, तो प्रतिरोध R से बहने वाली धारा का मान कितना हो जाएगा, I2 प्लस IG। और पुनः ये बिंदु C पर मिलेंगे तो यहां पर पुनः I धारा मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, किरचॉफ के नियम को अप्लाई करेंगे। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, एक लूप ले लेते हैं इसके अंदर किरचॉफ के नियम के लिए। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, एक लूप A B D A लूप ले लेते हैं। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, किरचॉफ के दूसरा नियम लगाते हैं, द्वितीय नियम से। द्वितीय नियम से क्या करते हैं, किरचॉफ के दूसरा नियम लगाते हैं, द्वितीय नियम से। क्या करते हैं, किरचॉफ के दूसरा नियम लगाते हैं, द्वितीय नियम से। क्या करते हैं, किरचॉफ के दूसरा नियम लगाते हैं, द्वितीय नियम से। क्या करते हैं, किरचॉफ के दूसरा नियम लगाते हैं, द्वितीय नियम से। क्या करते हैं, किरचॉफ के दूसरा नियम लगाते हैं, द्वितीय नियम से। क्या करते हैं, किरचॉफ के दूसरा नियम लगाते हैं, द्वितीय नियम से। क्या करते हैं, किरचॉफ के दूसरा नियम लगाते हैं, द्वितीय नियम से। क्या करते हैं, किरचॉफ के दूसरा नियम लगाते हैं, द्वितीय नियम से। क्या करते हैं, किरचॉफ के दूसरा नियम लगाते हैं, द्वितीय नियम से। क्या करते हैं, किरचॉफ के दूसरा नियम लगाते हैं, द्वितीय नियम से। क्या करते हैं, किरचॉफ के दूसरा नियम लगाते हैं, द्वितीय नियम से। क्या करते हैं, किरचॉफ के दूसरा नियम लगाते हैं, द्वितीय नियम से। क्या करते
दूसरा नियम क्या कहता है कि कोई भी विद्युत परिपथ है तो उसके एक बंद लूप में स्थित सभी वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। तो हम बात करते हैं बिंदु ए और बी पर। तो बिंदु ए और बी के बीच में एक प्रतिरोध है जिससे I2 धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसके सिरों पर विभवांतर कितना हो जाएगा मेरे पास, I2R। अच्छा, ये धनात्मक होगा या ऋणात्मक? देखो धारा की दिशा किधर से किधर है, ए से बी की ओर, और लूप भी हम क्या कर रहे हैं, ए से बी की ओर ले रहे थे। इस स्थिति में वोल्टता को हम धनात्मक लेंगे। अब बात करते हैं गैल्वेनोमीटर की। तो गैल्वेनोमीटर से IG धारा प्रवाहित हो रही है और इसका प्रतिरोध कितना है, G। तो इसके सिरों पर विभवांतर कितना हो जाएगा, IG इंटू G। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि धारा की दिशा बिंदु D से B की ओर है और लूप हमारे पास बिंदु B से D की ओर जा रहा है, तो उत्पन्न विभवांतर ऋणात्मक होगा। इसी तरह से हम बात करते हैं बिंदु D और A की। तो यहां पर प्रतिरोध है P, धारा का मान है I1, तो विभवांतर कितना हो जाएगा, I1P। लेकिन धारा की दिशा और लूप की दिशा विपरीत है, तो यह ऋणात्मक चिन्ह लगेगा। अच्छा, और कुछ यहाँ पर न तो सेल है न कोई प्रतिरोध है, तो अब हम क्या कहेंगे, इन सब का बीजगणितीय कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1। इसी तरह से एक दूसरा लूप ले लेते हैं हम। दूसरा लूप के लिए हम लूप D B C D, वही किरचॉफ के दूसरे नियम से। लगा दीजिए। तो हम क्या देख रहे हैं, शाखा DB की बात करें तो शाखा DB में धारामापी जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिससे IG धारा बह रही है। तो धारामापी के सिरों पर विभवांतर कितना हो जाएगा, IG इंटू कैपिटल G। अच्छा, यहाँ पर धारा की दिशा D से B की ओर है और लूप भी D से B की ओर ही है, तो धनात्मक होगा विभवांतर। अच्छा, अब हम चलते हैं शाखा BC पे। तो BC में प्रतिरोध S जुड़ा हुआ है और बहने वाली धारा कितनी है, I2 प्लस G। तो S के सिरों पर विभवांतर कितना हो जाएगा, S ब्रैकेट I2 प्लस IG। ओके। अच्छा, धारा की दिशा और लूप की दिशा समान ही है, तो यहाँ पर धनात्मक चिन्ह आएगा। अब हम बात करते हैं Q की, शाखा CD की। तो शाखा CD में प्रतिरोध Q लगा हुआ है और उससे धारा कितनी है, I1 माइनस G। तो विभवांतर कितना हो जाएगा, I1 माइनस G इंटू Q। और यहाँ पर जो धारा की दिशा है वो D से C की ओर है और लूप हम चल रहे हैं C से D की ओर। धारा की दिशा D से C है और लूप हम C से D की ओर की तरफ जा रहे हैं, तो विभवांतर को ऋणात्मक लेंगे और इन सब का योग कितना जाएगा, शून्य। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, सेतु संतुलन के लिए क्या होना चाहिए, सेतु संतुलन की शर्त क्या है हमारे पास, सेतु संतुलन की शर्त है कि IG का मान शून्य होना चाहिए, धारामापी में विक्षेप का मान शून्य होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, IG बराबर शून्य समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो समीकरण नंबर 1 व 2 में IG बराबर शून्य रखने पर, तो रख दीजिए आप। तो I2R तो ऐसे कैसे आ जाएगा और ये वाला जो पद है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और ये माइनस I1P ऐसे कैसे आ जाएगा। तो समीकरण क्या हो जाएगा, I2R माइनस I1P बराबर शून्य। तो इसको हम इस तरह से करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, I2R बराबर I1P। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3। पुनः हम समीकरण नंबर 2 में देखते हैं। तो देखो ये वाला जो पद है वो शून्य हो जाएगा, IG बराबर शून्य रखना है, यहाँ पर भी ये शून्य हो जाएगा और यहाँ पर भी ये शून्य हो जाएगा। तो पद क्या बचेगा, SI2 माइनस I1Q। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, SI2 माइनस I1Q और ये भी 0। पुनः हम इसका पक्षांतर कर देते हैं, तो I2S बराबर क्या जाएगा, I1Q। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 4। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर
3 के अंदर इक्वेशन नंबर 4 का भाग लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा I2R बटावा I2S बराबर I1P बटावा I1Q। I1 से I1 कट गया, I2 से I2 कट गया, तो क्या आ गया R बटावा S बराबर P बटावा Q। और ये क्या है मेरे पास, व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन शर्त। ओके, तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि जो व्हीट स्टोन ने एक ऐसे परिपथ का निर्माण किया जिसके द्वारा अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं, और सेतु उसको हम क्या बोलेंगे, व्हीट स्टोन सेतु। और सेतु संतुलन की स्थिति में क्या होगा कि धारामापी से बहने वाली धारा शून्य होगी, और उस स्थिति में प्रतिरोध P व Q का अनुपात प्रतिरोध R व प्रतिरोध S के अनुपात के बराबर होगा। अच्छा, जो सेतु है वो सुग्राही जब कब होगा, जब चारों प्रतिरोध समान कोटि के होंगे। और एक चीज और ध्यान रखना है, सेतु संतुलन की अवस्था के अंदर धारामापी और सेल को आपस में स्थानांतरित किया जाए तो संतुलन की अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, अच्छा, अब हमारे पास जो व्हीट स्टोन सेतु हमने पढ़े हैं, तो इस पर आधारित कौन कौन से उपकरण हैं। तो व्हीट स्टोन सेतु पर आधारित उपकरण का नाम सबसे पहला मीटर ब्रिज है, मीटर सेतु। इसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दूसरा है हमारे पास पोस्ट ऑफिस बॉक्स, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ये हमारे सिलेबस में नहीं, पहले किसी जमाने में था, अब हमारे पास पोस्ट ऑफिस बॉक्स सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये व्हीट स्टोन सेतु पर आधारित है। और इसको पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका उपयोग पोस्ट ऑफिस में जो टेलीफोन लाइंस होती थी उसका प्रतिरोध ज्ञात करने में किया जाता था। और तीसरा हमारे पास कैरी फॉस्टर सेतु, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल मीटर सेतु है। तो जो अगला वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे मीटर सेतु। ओके, मीटर सेतु के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू, थैंक्स।